Good morning, students. Myself Sitaram Meena, lecturer, Electronic Engineering, Government Polytechnic College, Dausa. Today's topic is monostable blocking oscillator. This topic is from the Unit 8 of the subject EL301, that is Electronic Circuit of Branch Electronic Engineering Diploma course. So let's start our video lecture. फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑसिलेटर के बारे में कि ऑसिलेटर क्या होता है। ऑसिलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच प्रोवाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। मींस ऑसिलेटर हमें बिना किसी एसी इनपुट के एसी आउटपुट देता है। और जो ऑसिलेटर सर्किट होता है इसके जो बेसिक पार्ट होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है एक एम्पलीफायर होता है। और उस एम्पलीफायर के आउटपुट से एक फीडबैक जो कि पॉजिटिव फीडबैक होती है वो इसके इनपुट पर दी जाती है। और इस पॉजिटिव फीडबैक के कारण हमें कंटिन्यूसली आउटपुट पर एसी वेव फॉर्म्स मिलती है। जब ये इन ऑसिलेटर्स को रीजनरेटिव फीडबैक दिए जाते हैं तो ये जो ऑसिलेटर है वो बन जाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका आउटपुट की पल्सेस हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं जो कैपेसिटर होते हैं उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर। तो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर भी एक टाइप का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है और जिसमें जो आउटपुट होता है वो एक कुछ पल्सेस के बाद स्टॉप हो जाता है, इसलिए इसको ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहा जाता है। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। जो मोनोस्टेबल इसका नाम है वो हम जानते हैं कि मोनो का मतलब सिंगल होता है। इट मीन्स if the blocking oscillator needs a single pulse to change its state, then it's called a monostable blocking oscillator circuit. Means दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है या जो भी स्टेट है किसी मल्टी वाइब्रेटर की उसको चेंज करने के लिए अगर हमें केवल सिंगल पल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसे कहते हैं मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ये जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। वन इज़ मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग एंड वन इज़ मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद एमिटर टाइमिंग। ये जो दोनों टाइप के ब्लॉकिंग ऑसिलेटर उसमें एक टाइमिंग रजिस्टर आर होता है जो क्या करता है कि गेट विड्थ होती है ट्रांजिस्टर की उसको कंट्रोल करता है। इसको जब बेस के साथ प्लेस किया जाता है तो ये इट बिकम बेस टाइमिंग सर्किट। और जब इसको एमीटर के साथ प्लेस किया जाता है वीजीटी के तो ये बन जाता है एमीटर टाइमिंग सर्किट। सो इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम फिलहाल जो सर्किट पढ़ रहे हैं, जो सर्किट ले रहे हैं वो है बेस टाइमिंग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये So this topic is transistor triggered monostable blocking oscillator with base timing. ओके, सर्किट इसका आगे है। तो इसके अंदर जो पल्स ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है कि डॉट रूल हमें पता होना चाहिए। जो वाइंडिंग है जैसे हम उस समझते हैं क्या बोलते हैं इंडक्टर को जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल्स होती है एज ए इंडक्टिव कॉइल्स होती हैं तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वाइंडिंग के अंदर जिस डायरेक्शन में उसके हिसाब से उनके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस होती है उन वोल्टेजेस की जो पोलैरिटी होती है वो उसको पहचानने के लिए डॉट रूल का यूज़ किया जाता है। यानी वाइंडिंग के ऊपर या नीचे हम डॉट यूज़ करते हैं और उन डॉट से जो करंट एंटर होता है या लीव होता है उसके हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो इंड्यूस वोल्टेज होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में, उसकी पोलैरिटी क्या होगी तो वो हमें पता होना चाहिए। वो मैं सर्किट जब हम देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल हम इससे
जो ये मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, इसमें जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पल्स ट्रांसफार्मर एज ए फीडबैक, और एक रजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं उसके बेस में, जो कि जो ट्रांजिस्टर ट्रिगर्ड मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर विद बेस टाइमिंग कहलाता है। अब इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ n⁻⁴ n⁻⁴ मीन्स जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेशियो है वो n⁻⁴ है। इट मीन्स कि जो प्राइमरी वाइंडिंग को एक टर्न देते हैं और उसका n टाइम्स इंडक्शन इंड्यूस वोल्टेज हमको मिलती है सेकेंडरी वाइंडिंग में। जो एक टर्न है, 1 टर्न है, वो हमारी क्या कलेक्टर की तरफ है, बेसिक तरफ सर्किट में आपको बता दूंगा मैं। और एक रेजिस्टेंस R जो है वो रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर विच कंट्रोल्स द पल्स ड्यूरेशन। ओके, अब ये देखिए सर्किट, ये है हमारा सर्किट में देखिए ये n⁻⁴ इधर 1 टर्न, यानी ये देखिए ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारा, ये हमारा कैपेसिटर जो चार्ज होगा, और ये हमारा वही पल्स ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ R। और इसको जो वोल्टेज दी जाती है बहुत कम वोल्टेज हमें रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा जो ये इनिशियली ऑफ रहे, 0 वोल्ट या नेगेटिव वोल्टेज। ओके, सो ये डॉट की मैं बात कर रहा था, ये जो डॉट है देखो, एक डॉट आपको यहाँ दिख रहा है, एक डॉट आपको यहाँ दिख रहा है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि दो इसमें नियम होते हैं कि अगर डॉट से आपका करंट एंटर हो रहा है, एक वाइंडिंग में डॉट से करंट एंटर हो रहा है, तो जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग का डॉट है उस पर क्या वोल्टेज का पोलैरिटी रहेगा, दैट इज़ पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, आप ये ध्यान रखें। और अगर इससे करंट लीव हो रहा होता, क्या हो रहा था, इससे करंट आउट हो रहा होता, तो क्या होता, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके डॉट पर आपको क्या पोलैरिटी मिलती, माइनस पोलैरिटी। आपको ये नियम याद रखना डॉट रूल का, कि अगर डॉट से करंट एंटर होगा तो जो दूसरी तरफ है उधर 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेगा आपको। ऐसे इस तरह से याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल किस तरह से, देखो करंट यहाँ पर अगर एंटर करेगा तो यहाँ पोलैरिटी रहेगी प्लस माइनस की, और यहाँ होगी माइनस प्लस की, यानी 180 डिग्री की। और अगर आपका करंट इधर से लीव करेगा इस तरह से, ठीक है, तो आपकी पोलैरिटी किस तरह से रहेगी, पोलैरिटी इसकी रिवर्स, मतलब सेम पोलैरिटी इस तरह से आपको मिलेगी अगर डॉट दोनों तरफ है, उसका अपोजिट। तो आपको अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखना, अगर करंट एंटर कर रहा है तो आप करंट डॉट से एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव पोलैरिटी अगले डॉट पे मिलेगी, और लीव कर रहा है तो अगले डॉट पे पोलैरिटी आपको माइनस मिलेगी। ओके, इसे ये चीज़ होगी हमारी। अब हम और चीज़ देख लेते हैं। वीसीसी हमें पता है, वीसीसी के बिना ट्रांजिस्टर काम करता नहीं है। इनिशियली ये ऑफ है आपका, क्योंकि यहाँ पर हमने एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की है, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ओके, इस कैपेसिटर के थ्रू। ओके, चलो इसकी वर्किंग हम पढ़ते हैं। वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि इनिशियली आपका ये, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज या 0 वोल्ट है, तो आप यहाँ देखें इनिशियली यहाँ पे जब 0 वोल्ट मिलेगा तो ये आपका कोई बाइसिंग वोल्टेज यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि कटिंग वोल्टेज 0.7 वोल्टेज है वो मिलेगा नहीं, तो ये ऑफ रहेगा। ऑफ मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कट ऑफ रहेगा, यानी इधर का कोई करंट नहीं आएगा। जब करंट नहीं आएगा तो आप बताइए यहाँ पर कितनी वोल्टेज होगी, यहाँ पर वोल्टेज वही वीसीसी के बराबर है, कितनी वीसीसी, इट मीन्स आपकी वोल्टेज ये देखो हाई मिल रही है आपको ना। सो ये आपको वोल्टेज मिली, सो ये ऐसे ही स्टेबल ये इसमें पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें चेंज कब आएगा, जब हम कोई ट्रिगर अप्लाई करेंगे। ओके, जब हम इस सर्किट के अंदर एक नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ट्रिगर से क्या कॉन्सिक्वेंसेस इस सर्किट के अंदर आएंगे, क्या बदलाव आएंगे, वो हम देखते हैं। तो सपोज़ हमने कलेक्टर पे एक नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई किया, कलेक्टर जंक्शन जो इसका है, नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई करते ही क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव वोल्टेज अगर है मिली थोड़ी देर के लिए, आप देखें तो करंट पॉजिटिव वीसीसी है ये, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ओके।
करंट फ्लो होगा तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर कोई वोल्टेज इंड्यूस होगी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर। अब मैंने बताया कि करंट की डायरेक्शन, ओहो फिर से, करंट की डायरेक्शन ये है आपकी, ये वाली। तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो करंट एंटर हो रहा है डॉट पे, तो अगले डॉट पे क्या वोल्टेज मिलेगी, पॉजिटिव, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, तो पॉजिटिव वोल्टेज मिल गई। इट मीन्स हमारे बेस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज। तो जब ये पॉजिटिव वोल्टेज मिली, इनिशियली कम है, क्योंकि कम क्यों है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है वो सडन करंट को चेंज होने से रोकती है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ते हैं तो इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट को रोकता है और जो कैपेसिटर होता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को रोकता है। कुछ देर के लिए तो ये रिटार्ड करेगा, एज ए ओपन सर्किट काम करेगा, लेकिन धीरे 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 करंट पास करेगा और इसके अंदर क्या कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होनी चालू हो जाएगी, जिसके कारण वोल्टेज जो जनरेट होती है। ओके, चलो वो ज़्यादा रूल पर हमें ध्यान देना है। बस इसमें करंट हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमने देखा कि हमें पता है जब बेस पर कोई करंट फ्लो होने लग गया या बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज हमने ली, अगर वो कट इन वोल्टेज, यानी अगर हमारा जो बी बी ई है दिस इज़ ग्रेटर देन जो कट इन 0.7 वोल्टेज है, तो क्या करेगा, ये कंडक्ट कर दे, कंडक्ट करेगा। ओके, सो कंडक्ट करेगा, इट मीन्स कि आपका करंट अब ऐसे फ्लो होना चालू हो गया। सो करंट आपका फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा कि कलेक्टर पे जो वीसीसी वोल्टेज है, वो वीसीसी वोल्टेज अब आपको आपकी वोल्टेज जो कलेक्टर पे वो कम होनी चालू हो जाएगी वीसीसी से। सो ये जो दिखाया है कर्व, शार्प दिखाया है हमने, एक्चुअली कैपेसिटर की चार्जिंग के हिसाब से होता है, क्योंकि ये सडन नहीं होता है। एक्चुअली में ये तो आइडियल केस है, प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इसके अंदर स्लोप आता है। चलो हम आइडियली पढ़ते हैं इसको। तो आपकी वोल्टेज डिक्रीज होगी, यानी जो वीसीसी थी अब आपकी वोल्टेज डाउन होगी। तो उससे क्या हुआ, ये प्रोसेस एकदम से नहीं होता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे इसके अंदर इंडक्शन होती है वैसे वैसे ये वोल्टेज बढ़ती जाती है, और उस जैसे जैसे ये वोल्टेज ज़्यादा फॉरवर्ड बाइस होगी वैसे वैसे करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम करंट जब होगा, यानी कि कब होगा, जब ये सेचुरेशन में रहेगा, थोड़ी देर में सेचुरेशन पहुंच जाएगा। सेचुरेशन पे इसके अंदर जो करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पर ये, मतलब ये थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा आपका। ओके, अब क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी, क्या हमेशा ये लो ही रहेगा, एक बार लो, थोड़ी देर में लो हो जाता है ये, तो क्या लो ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी देर लो रहेगा, उसके बाद ये सेचुरेशन में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि ये कांस्टेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि सेचुरेशन में क्या होता है, आई वी इज़ कॉन्स्टेंट। उसके बाद आप इसमें फर्दर कांस्टेंट करंट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया, उससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर तो वोल्टेज इंड्यूस है आपकी, तो क्या करेगा, धीरे धीरे आपका कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना चालू करेगा। अब देखो, कैपेसिटर चार्ज होना चालू करेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर के अंदर एक वोल्टेज इकट्ठा हो जाएगी। एक वोल्टेज इकट्ठा होने से आप देखिए, एक वोल्टेज यहाँ है, इसके अंदर है, ठीक है, एक वोल्टेज यहाँ पर जो वोल्टेज है और कैपेसिटर के वोल्टेज के बीच का डिफरेंस कम हो गया, इट मीन्स ये करंट है, ये कम होना चालू हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, जब करंट कम हो जाएगा तो इसके अंदर इंडक्शन कम हो जाएगा ना। अब इंडक्शन इसमें अगर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो फर्दर इधर की साइड जो सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस वोल्टेज है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इंड्यूस वोल्टेज कम होने के कारण आपका आपकी ये जो बेस को जो करंट मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा। अब बेस को करंट कम हो गया, इट मीन्स जो बाइसिंग है वो कम हो जाएगी। ये भी क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज ये चार्ज होता जाएगा, जितनी ज़्यादा वोल्टेज से उतना करंट कम होता जाएगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर भी कम होता जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये आपका जो ट्रांजिस्टर को इतना कम वोल्टेज मिलेगी कि उसके कारण ये किस में चला जाएगा, कट ऑफ में। हमने कुछ नहीं किया, अपने आप हुआ, ये हो गया क्या, कट ऑफ। तो जितनी देर में कट ऑफ हुआ वो टाइम है ये वाला, ये वाला। ओके, क्योंकि जैसे नेगेटिव ट्रिगर अप्लाई किया था, आपका आउटपुट यहाँ आ गया था, वो थोड़ी देर मेंटेन रहा है, और कब तक मेंटेन रहा, जब तक वापस कट ऑफ में हुआ, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज होना चालू हुआ। सॉरी। तो अब ये आपका कट ऑफ हो गया वापस, जो पहले इनिशियली में कट ऑफ ही था, यानी कि जैसे ही कट ऑफ हुआ वैसे ही इससे करंट फ्लो होना जीरो हो गया। जब जीरो करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आपके वापस वही वीसीसी के बराबर, यानी देखिए वापस आप यहाँ पे आ गए। अब ये वापस उस स्थिति में पड़ा रहेगा जिस स्थिति में शुरुआत में था। तो आपको एक पल्स मिली एक ट्रिगर के साथ, यानी सिंगल ट्रिगर के साथ आपको सिंगल पल्स मिली, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वन शॉट पल्स या मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ब्लॉकिंग
ऑसिलेटर। तो ये वर्किंग है, इसी को मैंने आगे इन स्टेप्स में लिखा है कि जब आपका जो ये VB ग्रेटर देन 13 वोल्टेज होगा तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी सिंगल टाइम। इसी को हम वेब फॉर्म्स में देख लेते हैं। ये सारी बातें वही लिखी हुई है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने आपको हिंदी में समझा दिया सारी चीज़ें सिंपल फॉर्म में। इनकी वेब फॉर्म कुछ इस तरह से है, आउटपुट वेब फॉर्म। देखिए ये वेब फॉर्म, ये जो ट्रिगर दिखाया है, ट्रिगर इस तरह से दिखाया है कि आप इस ट्रिगर को इस तरह से भी ले सकते हैं, नेगेटिव ट्रिगर। लेकिन क्योंकि हमारा जो बेस की तरफ वोल्टेज थी वो नेगेटिव थी, तो फर्दर और नेगेटिव जब इसको हम करेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी, इसलिए इसको इस तरह से दिखाया गया है। तो आपने जैसे ट्रिगर अप्लाई किया, आप देखिए जैसे आपने ट्रिगर अप्लाई किया, आपका आउटपुट पहले जो था VCC था, देखो वो 0 हो गया और कुछ देर बाद वापस अपने स्टेट पे आ गया, उसी स्टेट में पड़ा रहा। लेकिन दोबारा ट्रिगर आने से आएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा। ट्रिगर आते ही वापस देखो आपको पल्स मिली। अब क्योंकि आपकी ये जो इसका ड्यूरेशन है, अब ये फ़ायदा क्या है, ट्रिगर हम दे रहे हैं, ट्रिगर ही हमको मिल रही है आउटपुट पे, तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि फ़ायदा इसका ये है कि हम ये जो टाइमिंग है, ये जो कितनी देर तक ये हमारा आउटपुट मिलेगा, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कैपेसिटर था उसकी वैल्यू इस तरह से ले, कितनी देर में चार्ज होगा। मीन्स चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब कैपेसिटर किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे चार्ज होगा, इट मीन्स ये ज़्यादा टाइम पीरियड खींचेगा। अगर जल्दी चार्ज होगा तो ये कम ड्यूरेशन की पल्स होगी। तो सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है कि वो जो कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पीरियड कैसा है। तो अब चार्जिंग डिस्चार्जिंग पीरियड का जो टाइम कांस्टेंट होता है दैट इज़ RC। आर लगाई हुआ है हमारे, उसकी कैपेसिटर की वैल्यू जो आउटपुट पर है। सो इसके थ्रू हम क्या है, उस टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जो ब्लॉकिंग ऑसिलेटर होते हैं वो फ्लैशिंग जो सर्किट्स होते हैं, जैसे फ्लैशिंग, चाहे आप अपनी जो गाड़ी होती है उसके अंदर जो फ्लैशिंग होती है, या कैमरे की फ्लैश होती है कहीं पे भी, या फिर डेकोरेटिव लाइट्स जो होती हैं उनके अंदर जो फ्लैश करती है लाइट, कलरफुल लाइट्स, तो उनकी जो टाइमिंग है, कितनी देर तक वो फ्लैश करेगी, कितनी देर तक ऑफ रहेगी, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में होता है, वो R और C के हिसाब से। इसलिए ये इम्पोर्टेंट सर्किट है हमारे लिए, ज़रूरी सर्किट है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो ये हुई इसकी वर्किंग। अब हम देखते हैं कि द मेन डिसएडवांटेज इसकी क्या है, कि जो पल्स विड्थ है उसको वो स्टेबल नहीं रहती है। क्यों स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि जैसे जो IC है इसके अंदर, क्योंकि हम यहाँ पर इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। इंडक्टर मीन्स वो उसको जब हम AC इनपुट अप्लाई करते हैं तभी वो DC पे काम करता नहीं। तो ये इसका जो करंट IC करंट है वो HFE IB है। अब HFE जो होता है ये स्टेबल नहीं है एक्चुअली। ये क्या है, HFE क्या होता है कि जो BJT का AC गेन होता है, जो AC एनालिसिस जब हम करते हैं तब ये आता है इसका पैरामीटर। DC के अंदर तो बीटा हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए जो हमारी जो विड्थ है वो जैसा हम चाहते हैं उस कभी कभी हमें वैसी नहीं मिलती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो इस डिसएडवांटेज को एलिमिनेट करने के लिए हम जो दूसरा सर्किट हमने देखा था, जो दैट इज़ एमीटर टाइमिंग सर्किट, जो हम उसके एमीटर पर एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं, वो इसका सॉल्यूशन है। सो जिसके कारण हमें स्टेबल आउटपुट मिलता है। तो आगे हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ अनस्टेबल आउटपुट ऑफ मोनोस्टेबल बेस टाइमिंग सर्किट, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, एमीटर टाइमिंग सर्किट। यानी जो इसके एमीटर पर हम अगर रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करते हैं बेस की बजाय, तो वो उसका सॉल्यूशन है। सो ये आपका जो है टॉपिक, ये आपका रहा मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। वर्किंग ज़्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा सा ट्रांसफार्मर के बारे में पता होना चाहिए, हल्की सी, उसकी जो डॉट रोल किस तरह से होता है। तो अगर वो पता है तो आप आसानी से इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।